नमस्ते। अच्छा, आप एनर्जी शब्द के बारे में सोचिए। हम इसे कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? अरे, एनर्जी बचाओ या फिर आज तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस एनर्जी का एक ऐसा नियम भी है जो कभी टूटता ही नहीं? एक ऐसा नियम जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है? तो आज हम उसी फंडामेंटल नियम की तह तक जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब हमेशा एनर्जी की बात तो करते हैं, लेकिन सच में ये है क्या चीज़? क्या ये कोई ठोस चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, किसी भी चीज की एनर्जी को समझने के लिए ना हमें पहले उसके अंदर की छिपी हुई ताकत को समझना होगा। वैज्ञानिक इसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये एनर्जी किसी सिस्टम में तब भी मौजूद होती है जब वो हमें बाहर से बिल्कुल शांत या स्थिर दिखाई दे रहा हो। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये एक बहुत जरूरी फर्क समझाती हैं। दाईं तरफ वाला बॉक्स देखिए, पूरा का पूरा बॉक्स एक साथ चल रहा है। ये तो हुई एक बाहरी व्यवस्थित गति, है ना? पर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम इसकी बात नहीं करता। नहीं, वो बात करता है बाईं तरफ वाली तस्वीर की। बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे अणु हैं, उनकी बेतरतीब इधर-उधर की भागदौड़। बस यही है इंटरनल एनर्जी। तो फिर इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा क्या होगी? देखिए, इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से दिखाते हैं, वो असल में किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद सारे अणुओं की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल जोड़ है। आसान भाषा में कहें तो ये अंदर की कुल मिलाकर वो बेतरतीब एनर्जी है जो उन अणुओं के लगातार हिलने डुलने, घूमने और वाइब्रेट करने से पैदा होती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये सिर्फ सिस्टम की मौजूदा हालत पर निर्भर करती है, जैसे कि उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना है। इसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो सिस्टम इस हालत तक पहुंचा कैसे। इसको ऐसे समझिए, आप चाहे किसी भी रास्ते से पहाड़ की चोटी पर चढ़ें, आपकी ऊंचाई तो वही रहेगी, है ना? बिल्कुल वैसे ही भाप की इंटरनल एनर्जी हमेशा एक जैसी होगी, चाहे पानी को आपने धीरे धीरे उबाला हो या तेजी से। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदलनी हो, तो कैसे बदलेंगे? इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे दो खास किरदारों से, हीट और वर्क। बस यही वो दो रास्ते हैं जिनसे एनर्जी किसी सिस्टम में या तो दाखिल हो सकती है या उससे बाहर जा सकती है। और ये तस्वीरें इन दोनों को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती हैं। बाईं तरफ देखिए, ये है हीट, जिसे हम क्यू से दिखाते हैं। ये क्या है? ये एनर्जी का ट्रांसफर है जो टेम्परेचर के फर्क से होता है, हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ। और दाईं तरफ है वर्क, जिसे हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। ये मैकेनिकल तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर है, जैसे किसी पिस्टन को दबाना या खींचना। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि ये कोड भी कहता है, हीट और इंटरनल एनर्जी एक चीज़ नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी चीज़ में हीट भरी हुई है। नहीं, कोई भी सिस्टम अपने अंदर हीट को जमा नहीं कर सकता। हीट तो एनर्जी का बहता हुआ रूप है, एक प्रोसेस है, कोई चीज़ नहीं। हाँ, जब वो बहती हुई एनर्जी किसी सिस्टम में पहुंच जाती है, तब जाकर वो उसकी इंटरनल एनर्जी का हिस्सा बन जाती है। और बस यहीं पर हीट और वर्क इंटरनल एनर्जी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। याद है हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है, मतलब उसे सिर्फ शुरुआती और आखिरी पॉइंट से मतलब है। लेकिन हीट और वर्क ये दोनों पाथ वेरिएबल हैं। ये उस पहाड़ वाली मिसाल पर वापस जाइए। आपकी मंजिल की ऊंचाई इंटरनल एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन वहां तक पहुंचने में आपने कितनी दूरी तय की, हीट या वर्क, ये तो पूरी तरह से आपके चुने हुए रास्ते पर निर्भर करेगा। तो अब हमारे पास तीन खिलाड़ी मैदान में हैं, इंटरनल एनर्जी यानी यू, हीट यानी क्यू और वर्क यानी डब्ल्यू। अब वक्त आ गया है उस गोल्डन रूल को जानने का जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। और यकीन मानिए, यही ब्रह्मांड के पूरे एनर्जी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, सबसे अहम नियम है। तो सवाल सीधा सा है, ये तीनों यानी इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क आखिर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? क्या रिश्ता है इनके बीच? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल लेकिन कभी न टूटने वाले नियम में। और वो नियम है ये समीकरण, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
जी हाँ, यही है थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम। देखने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी बात है। ये इक्वेशन बस ये कह रही है कि किसी सिस्टम को दी गई हीट यानी डेल्टा क्यू दो जगह जाती है। उसका कुछ हिस्सा तो सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू को बढ़ाने में लग जाता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सिस्टम से होने वाले काम यानी डेल्टा डब्ल्यू में खर्च हो जाता है। ये असल में ऊर्जा के संरक्षण का नियम ही तो है कि एनर्जी कभी बनती या ख़त्म नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है, बैंक अकाउंट का उदाहरण। सोचिए कि जो इंटरनल एनर्जी यू है वो है आपके बैंक का बैलेंस। जब आप सिस्टम को हीट क्यू देते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपने खाते में पैसे डिपॉजिट कर दिए, और जब सिस्टम कोई काम करता है तो मतलब आपने खाते से पैसे निकाल लिए। बस पहला नियम और कुछ नहीं, बस इसी एनर्जी की अकाउंटिंग है। चलिए अब जरा वापस उस स्टेट वेरिएबल वाली बात पर लौटते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किसी सिस्टम की स्टेट को कौन सी चीज़ें तय करती हैं। ये हमारी कहानी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्सा है। तो जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, फर्क एकदम क्लियर है। स्टेट वेरिएबल्स जैसे इंटरनल एनर्जी ये सिर्फ मंजिल की बात करते हैं, और पाथ वेरिएबल्स जैसे हीट और वर्क ये उस मंजिल तक पहुंचने के सफर की बात करते हैं। इनकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक गए कैसे। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन स्टेट वेरिएबल्स को भी हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इससे हमें किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में फ़र्क कैसे करें। बहुत आसान है, एक डिवीजन टेस्ट करते हैं। सोचिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, अब उसे अपने दिमाग में बीच से आधा कर दीजिए। अब देखिए, क्या उस वेरिएबल की वैल्यू भी आधी हो गई, जैसे वॉल्यूम या मास? अगर हाँ, तो वो एक्सटेंसिव है, मतलब वो सिस्टम के साइज पर निर्भर करता है। और अगर वैल्यू उतनी ही रही, जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो इंटेंसिव है, मतलब उसे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये सब थ्योरी की बातें असल दुनिया में कहाँ काम आती हैं। तो चलिए अब यही देखते हैं कि ये नियम इतना ज़रूरी क्यों है, हमारी कार के इंजन से लेकर घर के फ्रिज तक हर जगह। सच पूछिए तो पहला नियम हर जगह है। यही नियम तय करता है कि कार का इंजन कैसे पेट्रोल की गर्मी को पहियों को घुमाने वाले काम में बदलता है। अरे हमारे फ्रिज और एसी भी तो इसी नियम के आधार पर काम करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें जो एनर्जी का लेन देन होता है, उसे भी यही नियम समझाता है। सच तो ये है कि ये इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की बुनियाद है। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदलता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या एनर्जी का हर ट्रांसफर एक जैसा होता है? और ये सवाल हमें थर्मोडायनामिक्स के दूसरे और भी गहरे नियम की तरफ ले जाता है, पर वो कहानी फिर किसी और दिन।